मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुंदू जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बतलाया था कि मैं कुछ जजमेंट को यहाँ पर एनालाइज करूँगा और कुछ जजमेंट की चर्चा यहाँ पर करूँगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, और कुछ जो नामी को केसेस हैं हाई कोर्ट के, उनकी भी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा। उसके एविडेंस को मैं एनालाइज करूँगा, किस आधार पर रिहाई हुई या किस आधार पर सजा हुई, इसकी चर्चा भी मैं करूँगा। इसका मेरा एक खास पर्पस है। ठीक है, पहला तो यह है कि इससे हमारे जो जूनियर फ्रेंड हैं उनमें जागरूकता आएगी कि कैसे यह केस को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना निर्णय दिया, कैसे उस पर उसकी रिहाई हुई या फिर कैसे सजा हुआ, उस पर वह बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। दूसरा है उस केस के बारे में पब्लिक अवेयरनेस भी थोड़ा आएगा। यदि किसी को गलत ढंग से फंसा दिया जाता है तो वह कैसे उस केस को ढंग से लड़े, किस ढंग से अपने एविडेंस को, जहाँ यदि सजा दे दिया गया है या फिर रिहाई कर दिया गया तो कैसे उसको एनालाइज कराए। यहाँ पर वह एक्यूज और विक्टिम दोनों के लिए या फिर कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट दोनों के लिए ही है बहुत ही यूजफुल होगा। तो एक और जहां हमारे जूनियर वकील मित्रों के लिए फ़ायदेमंद होगा, दूसरा आम जनता के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही नामी बहुचर्चित केस की चर्चा यहाँ करूँगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी 22 मार्च मतलब 22 मार्च 2022 को अपना एक निर्णय दिया। इस केस को हम जम्मू एंड कश्मीर सेक्स स्कैंडल केस के नाम से जानते हैं। ये 2006 में हुआ था। इस केस को सीबीआई ने रजिस्टर किया था। मेक इट ए पॉइंट। सोचिए कितना हाई प्रोफाइल यह केस होगा। और इस जम्मू एंड कश्मीर सेक्स स्कैंडल जो केस था 2006 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर और कैसे एक आर्मी ऑफिसर को दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। और इस पर जो एनालाइज किया गया है, रीइवैल्यूएट किया गया है एविडेंस को, उसकी चर्चा भी मैं यहाँ पर करूंगा। यह केस का नाम है, आप जान लें, सीबीआई वर्सेस केस पाढ़ी केस। ठीक है, सीबीआई वर्सेस केस पाढ़ी केस यह 2006 का है और 2021 में, ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए फाइल हुआ था। इसमें ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसकी मैं पूरी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले केस है क्या, इसको हम जान लें। 2006 में कुछ वीडियो रिलीज हुए, कुछ ऑफ सीन के साथ कुछ सेक्सुअल वीडियो रिलीज हुए जम्मू एंड कश्मीर की एक नाबालिग लड़की का। ठीक है, और उसको लेकर काफ़ी फिर हंगामा हुआ। और इसमें कहा गया कि कुछ पॉलिटिशियंस इसमें शामिल हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स शामिल हैं और कुछ पुलिस ऑफिसर्स शामिल हैं। ये काफ़ी ज़्यादा उस समय ये चर्चित मामला था, काफ़ी ज़्यादा इस पर हंगामा भी चला और सरकार ने इस पर सीबीआई के लिए इस केस को रिकमेंड कर दिया। सीबीआई ने इस पर अपनी छानबीन की और सीबीआई ने चार्जशीट को सबमिट कर दिया। ठीक है ना, सीबीआई ने चार्जशीट को सबमिट कर दिया और उसके आधार पर, उसके सीबीआई के चार्जशीट के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने इस पर सजा सुना दी। सजा भी कुछ कम नहीं सुनाई गई। ठीक है, यह रेप के केस के तहत सजा सुनाई गई 10 साल की। ठीक है, आर्मी ऑफिसर को, मतलब कि केसी पाढ़ी को 10 साल की सजा सुना दी गई और 1,10,000 रुपया जुर्माना लगा दिया गया। और जुर्माना नहीं अदा करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है, यदि वो नहीं करते तो 1 साल का और रिगरस इम्प्रिजनमेंट उनको झेलना पड़ता। अब इस मुद्दे को लेकर जो बीएसएफ के जो ऑफिसर थे वो हाई कोर्ट में चले गए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये चले गए। उसके जुरिस्डिक्शन में ये केस आता था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पूरे चीज़ों को, पूरे एविडेंस को फिर से एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद उसने पाया कि जो केस किया गया है उस केस में
कहीं पर कोई तारतम्य है नहीं एविडेंसेस में और घटनाक्रम में। ठीक है, अब यह क्या था, किस ढंग से एनालाइज किया, इसके सिलसिलेवार मैं चर्चा यहाँ कर दूं। यह जो नाबालिग लड़की थी उसने आरोप लगाया, उसको जो आइडेंटिफाई किया गया तो उसने आरोप लगाया कि वह हाई सिक्योरिटी जोन में, ठीक है ना, हाई सिक्योरिटी जोन में एक ऑटो से गई। ऑटो ड्राइवर भी उसमें गवाह था, गवाह नंबर 45। इतने सारे गवाह थे, सोचिए जरा। गवाह नंबर 45 जो है, विटनेस नंबर प्राइम विटनेस 45 जो है, वह ऑटो ड्राइवर था। और प्राइम विटनेस 1 जो थी ये प्रोजेक्टिक्स, और जो विक्टिम थी वह लड़की वह थी। तो PW1 जो विक्टिम थी उसने यह आरोप लगाया कि वह हाई सिक्योरिटी एरिया में ऑटो में बैठ कर गई, ऑटो ड्राइवर उसे वह लेकर गया। ठीक है ना, पहली चीज तो यह। और वहां पर उसने बूथ से, क्योंकि आप जानते हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन में अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं होती है जब तक कि वह परमिशन नहीं मिल जाए। तो उसने कहा कि उस बूथ से उसने फोन किया जो ऑफिसर है उसको, और वहां से एक जिप्सी आई 2 आर्म्ड गार्ड के साथ, और इसको लेकर वह उस ऑफिसर के पास गई। और वो ऑफिसर वहां पर अपने फैमिली के साथ रहते थे। मेक इट ए पॉइंट, वो ऑफिसर वहां पर फैमिली के साथ रहते थे, और वहां पर उसका बलात्कार हुआ, वीडियो बनाया गया और वीडियो को अपलोड कर दिया गया। यह तो थी स्टोरी। अब सीबीआई ने जब इस पर छानबीन की और जो चार्जशीट सबमिट की, वह इतना फ्लॉ था उसमें कि हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट ने इसकी धज्जी उड़ा कर रख दी। ठीक है, कैसे धज्जी उड़ा दी? पहला तो यह, उसने कहा कि जो हाई सिक्योरिटी जोन में ऑटो गया, उस ऑटो को किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, और सीबीआई ने इस पर खोजबीन करने की कोशिश भी नहीं की। पहली चीज तो यह थी। दूसरी चीज यह थी कि उस लड़की ने आरोप लगाया कि वहां से, वह बूथ से, ठीक है ना, जो हाई सिक्योरिटी रीजन का जो बूथ है, जो टेलीफोन ऑपरेटर वहां बैठता है, वहां से उसने फोन किया। ठीक है, तो जब फोन किया तो उसका कॉल रिकॉर्ड भी होगा, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का कॉल रिकॉर्ड होगा। तो इसके अलावा जब वो वहां पर इंटर करेगी तो वहां पर विजिटर्स रजिस्टर होगा, रजिस्टर में भी उसका मेंशन किया जाना चाहिए था, और कॉल डिटेल से भी पता चल सकता था। तो सीबीआई ने कॉल डिटेल को खंगाला ही नहीं। ठीक है ना, सिर्फ वह कॉन्जेक्चर और सरमाइजेस के आधार पर, मतलब सिर्फ अनुमान के आधार पर उसने चार्जशीट को सबमिट कर दिया। तो उसने कॉल डिटेल को नहीं खंगाला, कॉल डिटेल निकाला ही नहीं गया, कोर्ट में प्रोड्यूस भी नहीं किया गया। और दूसरी बड़ी बात कि जो विजिटर्स रजिस्टर होते हैं, उस रजिस्टर को भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया। ठीक है ना, सीबीआई ने ये दोनों चीजें नहीं की। तीसरी बात यह थी कि जो ऑटो ड्राइवर था, ठीक है ना, जो ऑटो ड्राइवर था, जो था, वह जब कोर्ट में वह गवाही देने के लिए गया तो वह बिल्कुल हॉस्टाइल हो गया। वह कहा कि मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। पहला तो आप ये देखिए कि सबसे पहले उस ऑटो को आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया, और वो ऑटो ड्राइवर जो था PW45 वो हॉस्टाइल हो गया। अब चौथी चीज क्या थी? चौथी चीज इसमें थी कि उस लड़की ने न तो जिप्सी को पहचाना, जिप्सी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया, और न ही वो जो 2 आर्म्ड गार्ड थे, उस आर्म्ड गार्ड को उसने आइडेंटिफाई किया। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति 2 आर्म्ड गार्ड किसी लड़की को लेकर जिप्सी में अकेले जा रहा हो, तो और वह उसको नहीं पहचाने, उस जिप्सी को भी नहीं पहचाने, ये संभव हो सकता है क्या? तो यहाँ पर यह सारी डिस्क्रिपेंसी थी। इसके अलावा जो और एक बड़ी बात थी कि डिस्कवरी मेमो जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जो एग्जिबिट के रूप में वहां पर था, उसको एक्सेप्ट कर लिया ट्रायल कोर्ट। अब डिस्कवरी मेमो क्या होता है आप पहले जान लीजिए। तो आप एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 को आप जब देखेंगे और जब पढ़ेंगे
तो उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है और उसमें वह किसी ऐसी चीज की बात करता है जो एविडेंस के रूप में है, कोई रजिस्टर हो, कोई चाकू हो, कोई पिस्टल हो जिसको उसने कहीं रखा है, तो वह उसके निशानदेही के आधार पर, उसकी जानकारी के आधार पर, उसके स्टेटमेंट के आधार पर जो मटेरियल को डिस्कवर किया जाता है और वह जो मेमो डिस्कवर करने के बाद जो मेमो तैयार होता है उसको हम डिस्कवरी मेमो कहते हैं। तो हाईकोर्ट ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर यह कहा कि एक्यूज जो था, जो के.एस. पाढ़ी जो बीएसएफ के ऑफिसर थे, उनकी निशानदेही पर, उनके स्टेटमेंट पर कोई भी डिस्कवरी मेमो जो है वह डिस्कवरी नहीं हुई और डिस्कवरी मेमो तैयार नहीं हुआ, बल्कि डिस्कवरी मेमो किसके कहने पर तैयार हुआ? वो विक्टिम के कहने पर। तो वह तो मेंटेनेबल होता ही नहीं, वो मेंटेनेबल होगा क्या? तो हाई कोर्ट ने इन सारे चीजों को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद यह पाया कि इसको गलत तरीके से फंसा दिया गया है। जो के.एस. पाढ़ी जो थे बीएसएफ के ऑफिसर, उसको गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया गया, ठीक है ना। यहाँ बहुत ही स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट का यह ऑर्डर आया 2020 में। सीबीआई जो थी वह इस पर चली गई अपील में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन पूरे चीजों को एनालाइज किया और बड़े बड़े वकील इसमें अपियर हुए थे, ठीक है ना। इसमें बड़े बड़े नामी गिरामी वकील अपियर हुए थे देश के दोनों तरफ से, सीबीआई की तरफ से भी अपियर हुए और जो एक्यूज है उसके तरफ से भी अपियर हुए। सोचिए कि कितना बड़ा केस रहा होगा कि वह चिदम्बरम जैसे लोग उसमें अपियर हो रहे हैं, अरुण जेटली जैसे लोग अपियर हो रहे हैं, तो कैसा केस यह रहा होगा, आप इससे ही अनुमान लगा लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे चीज़ों को एनालाइज किया, उसने पूरे ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को जिसमें कन्विक्शन किया गया था उसे पढ़ा, हाई कोर्ट ने जो इसका रिवर्सल ऑर्डर पास कर दिया था और एक्विट कर दिया था उसको देखा, और उन सारे चीज़ों को देखने के बाद उसे लगा कि हाई कोर्ट ने जो एक्विटल का ऑर्डर पास किया है वह सही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। इस तरह मैं कह सकता हूं कि एक बीएसएफ के ऑफिसर को, जिसका नाम के.एस. पाढ़ी है, जिसको उसको किस प्रकार से दोष मुक्त किया और स्टिग्मा मुक्त किया। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि जजमेंट का जो सीरीज मैंने शुरू किया है उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। कैसे एविडेंस को एड्यूस करना है और कैसे उसको पुट करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, इसकी जानकारी भी आप लोगों को मिली होगी और आप इसका निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएंगे। और जो हमारे आम लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, वो इसको सुन रहे होंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि यदि गलत तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाया गया है तो उसको वह कैसे उसकी रिहाई हो सकती है। तो मित्रों, आज यहीं तक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे सारे लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे होंगे। और आप लोगों ने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और जो बेल आइकॉन है उसको नहीं प्रेस किया है तो उसको प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों को मिलता रहे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।